तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, ज्योतिराव फूले, संत रविदास, गुरु नानक जी, पेरियार जी, बाकी के सारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारे जितने भी महान समन संघी है, इनके विचारों के ऊपर हर दिन हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ तो भी चला जाता है। इससे हमारी भूमिका बनती है। जब भूमिका हमारी धीरे धीरे बनती है तो हम लोग दिन ब दिन स्पोक बनते जाते हैं। और स्पोक बनने वाला जो भी कोई यहाँ पर साथी या बहन जी आती है, तो वो समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब ये जिम्मेदारी हमारे समझ में आएगी, तब जाके हम लोग 10 गोल्डन रूल को बिल्कुल गहराई से सुनने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ गोल्डन रूल्स के ऊपर चलने वाले लोगों के लिए ये समन संघ है। लेकिन केवल समन संघ में हमको समाहित नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ शामिल नहीं होना है। जब हमें रोल समझ में आ जाएगा, अपनी भूमिका समझ में आ जाएगी, तो हमको लोगों को जोड़ने के लिए काम करना है। लोग जुड़ते नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे करें, लोग जुड़ते नहीं है। उसके लिए काफी टेक्निक्स भी है। जैसे यहाँ पर आए हुए जितने भी सीनियर साथी है, वो बिल्कुल 1 मिनट में जान जाते हैं। जो भी नया साथी आता है वो क्वेश्चन पूछता है, तो उसके मन में क्या है बिल्कुल परख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जब आप फील्ड में जाओगे, अगर कोई साथी को आप बुलाओगे, उसको इनवाइट करोगे, तो उसके मन में कुछ सवाल होते हैं। जब आप संडे के गोल्डन ये समन संघ के इसको ट्रेनिंग को आप ज्वाइन करोगे, वहां पर भी आप बहुत सारे रूल सीख जाओगे। और हर दिन के मीटिंग में भी हम बहुत सारे रूल्स यहाँ पर सीखते हैं। हाउस में तो हम इतना कुछ सीखते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जब मैं जॉब करता था तो बहुत बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो असेंबली होती है, अधिवेशन लगता है, तब हम लोग गैलरी में जाके बैठते थे। और वहां पर जाने के बाद हम देखते हैं कि लोक प्रतिनिधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कभी पार्लियामेंट में जाते थे, तो कभी राज्य के मेंबर ऑफ हाउस में जाते थे, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते जितने की समन संघ के लोग हैं। इतने समझदार भी नहीं होते जितने समझदार हम हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ पर पहले दिन मीटिंग में जुड़ने वाला जो भी साथी है, जिसको कि समन संघ की आइडियोलॉजी, समन संघ की कार्य प्रणाली समझ में आती है, उससे भी कम वो विधानसभाओं में और विधान परिषदों में और पार्लियामेंट में उपस्थित रहने वाले लोगों में वो समझ नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो बाबा साहब ने संविधान में रखी है, उसका बहुत ठीक तरीके से वो पालन करते। वरना हम देखते कि सारे अधिवेशन ऐसे ही चले जाते हैं। और आजकल तो एक ही बात हो रही है सारे अधिवेशनों में, कि किस चीज से, किस प्रोजेक्ट से, किस योजना से, किस आर्टिकल से हमको कितना पैसा मिलेगा, कितना आर्थिक लाभ होगा। अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है तो जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट करता है उसी तरह से सोचने लगता है। और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और राज्यों का जो बजट होता है, उस बजट का 70-80% जो पैसा है, बस इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स मिलने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए सारा का सारा ये खर्चा होते जा रहा है। ये क्यों खर्चा होते जा रहा है? क्योंकि इस देश का जो सिटीजन है, जो जिसके के बारे में बाबा साहब ने ये सोचा था कि भारत के संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रोविजन है, संवैधानिक नीतिमत्ता का और संवैधानिक पद्धतियों का, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का, ये इसका अगर ज्ञान आम आदमी तक आने वाले 40-50-70 साल में जब जाएगा, तो वो लोक प्रतिनिधि से सवाल पूछेगा। ये पूछेगा कि आपको क्यों चुना गया हमने, और ये आप जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन क्यों ठीक से नहीं कर रहे हो। सिर्फ आप इलेक्शन के लिए आते हो, तब बड़े बड़े आश्वासन देते हो, लेकिन 5 साल में करते तो कुछ नहीं हो। और पिछले 1991 से हमने देखा है कि एलपीजी की पॉलिसी जब से शुरू हुई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से, तब से देखा है कि इंडिया की इकोनॉमी एक तरफ जा रही है। वो इस तरफ जा रही है कि वो कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। हालांकि हमारे संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से बाबा साहब ने हमको एक पद्धति दी थी, उस तरीके से कानून भी बनाए थे। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बाबा साहब ने खूब लिखा है कि जो लोक प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो समाज की वो सेवा करता रहे। आज तो हम देखते हैं कि कोई भी लोक प्रतिनिधि समाज की सेवा के लिए काम करता ही नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है? तो ये इसका सीधा संबंध है हमारे गोल्डन रूलों से, हमारे समन संघी प्रचारक, प्रसारक और स्पोक्स के कार्यकर्ता के आज के बिहेवियर से।
हम लोग अगर आज से 10 गोल्डन रूल का अगर खुद पालन करेंगे तो हमारे मनोमस्तिष्क में चले जाएंगे। और जब भी आप किसी साथी के साथ बात करोगे तो आपके दिमाग से यही बात निकलेगी जो कि गोल्डन रूल्स में है। और गोल्डन रूल्स वाली बात अब जब आप पॉलिटिकल लोगों से, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ अगर करोगे तो आप उनको जरूर क्वेश्चन पूछोगे और आपके सवाल पूछने के बाद वो बैकफुट पर आ सकते हैं। इसीलिए हमको ये 10 गोल्डन रूल का पालन बहुत कड़ाई से करना है। उसके बाद दूसरी और एक बात क्या होती है कि बहुत दिन, 1 महीना 2 महीना होने के बाद भी हमने देखा कि हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं बनता। और बुद्ध ने तो कहा है कि विश्वास परम न्याति, विश्वास ये सबसे बड़ा नाता है। जब मैं किसी समन संगी बहन जी को या भाई को जब पहचान लेता हूँ तो उसके ऊपर मैंने विश्वास भी करना चाहिए। ये विश्वास केवल अंधश्रद्धा के ऊपर आधारित ना हो, ये तर्क के ऊपर आधारित हो। जैसा कि कालाम सूत्र में बुद्ध ने कहा, उसी तरीके से विश्वास का नाता हमारा डेवलप हो सकता है। तो ये विश्वास जब हम लोग एक दूसरे के प्रति करेंगे और जब हम समाज में जाएंगे और कभी एक समन संगी साथी किसी तीसरे साथी के सामने अगर दो समन संगी बात कर रहे होंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहे हैं। इनका एक दूसरे के बातों के ऊपर बहुत विश्वास है और पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये शिक्षा ली है। ये प्रभाव वो नए आदमी के ऊपर पड़ता है और वो धीरे धीरे आपके बारे में अलग तरीके से सोचता है। ये रूल जो है गोल्डन रूल्स के, जो बुद्ध ने जो 38 मंगल सूत्र वाला जो सूत्र बताया है उसमें भी दिए है कि वो कहते हैं कि हमारे विश्वास होने के बाद हमारा रहन सहन, हमारी सोचने की, विचार करने की पद्धतियां, हमारे रहने का ढंग, हमारे पहनावे और हमारा इकट्ठा आने आने की सोच, हमारे किताबें पढ़ने की सोच और हमारी समाज में बिहेव करने की, बर्ताव करने की सोच एक जैसी होती है। और ऐसे से धीरे धीरे संघ की आइडियोलॉजी डेवलप होती है। ऐसा बुद्ध वो सूत्र में कहते हैं। तो मंगल सूत्र की विचारधारा से अगर बुद्ध से हम अगर शिक्षा लेते हैं तो 10 गोल्डन रूल का निचोड़ वहीं से हमारे पास आया है। और इन्हीं बातों को बाबा साहब ने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डालने की कोशिश की। जब हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि वो 1950 में बना था वो, लेकिन आज उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं करता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की जो बात बाबा साहब ने की थी, आज सब लोग भूल चुके हैं लगभग। तो ये सारी बातें फिर से उजागर करने के लिए हमको समन संघ के 10 गोल्डन रूल्स का पालन करना होगा। उसके बाद हमारे मन में बहुत भय रहता है कि क्या होगा हमारा, अभी हम तो सत्ता में है नहीं, बहुत दिनों से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रहे, शिक्षा नहीं मिलेगी, सारी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कई नौकरियां उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, आम आदमी का जो इनकम है वो घट रहा है लेकिन उसका खर्चा जो है बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और कहते हैं कि इकट्ठा जुड़ जाने से कभी ये अगर हम जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएंगे कि अरे ये समन संघ में काम कर रहा है तो वो लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे। ऐसे भी बहुत सी डर की सोच में रहने वाले लोग हमें आम जिंदगी में मिलते हैं। तो ये खतरा हमारे सर से कैसे कैसे हटेगा, इसके लिए हमको समन संघ से जुड़ना जरूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 5 शीलों का पालन करना है कम से कम। बुद्ध ने जो पंचशील जो बताए हैं, पंचशील का जो नियम है ये दुनिया का बेसिक कार्डिनल रूल है का, जो समन संघ का गोल्डन रूल जो है पंचशील का, वो दुनिया के हर इसमें कैसे है। तो आप सोचो कि भारत के संविधान में जो पीनल कोड जो बना हुआ है, पीनल कोड का बेस है तथागत बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील का सिद्धांत। अब आप किसी भी देश की बात देख लो और किसी भी देश का पिनल कोड देख लो, चाहे अमेरिकन पिनल कोड देख लो या पाकिस्तान का पिनल कोड देख लो या जापान का पिनल कोड देख लो या किसी भी चाइना का, रशिया का, किसी भी राष्ट्र का देख लो, उस पिनल कोड में अगर आप किसी की हत्या कर देते हो तो उसको सजा मिलती है। सिर्फ ये बात 1950 से पहले मनुस्मृति का जो संविधान हमारे देश में लागू था उसमें नहीं थी। उसमें अगर कोई उच्च वर्णीय अगर किसी की हत्या कर देता तो उसको वो सजा नहीं मिलती जो आज कानून से मिलती है। यही पिनल कोड के जो सारे दुनिया के रूल है जो पंचशील के नियम से बने हैं। जैसा कि हमने पानाति पाता के बारे में कहा है, पाना यानी प्राणी,
रक्तिपात यानी किसी की हत्या कर देना, वेरमनी यानी गलत है। और इसकी शिक्षा यानी शिक्षा मैं ग्रहण कर लेता हूं कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, चाहे मैं बातों से भी किसी के बारे में बुरा ना कहूंगा, और ना ही उसके शरीर को मैं कहीं ईजा पहुंचाऊंगा, कहीं उसको जख्म या कहीं कुछ कर दूंगा। ये बातें सारे दुनिया के पिनल कोड में बुद्ध के धम्म से आई हुई बातें हैं। दूसरा देख लो आप, अदिन्न दाना वेरमनी, चोरी का जो रूल है इंडियन पिनल कोड में भी है, सारे दुनिया के पिनल कोड में इसका भी वर्णन आया हुआ है। और कामे सुमिच्छाचार, अगर कोई गलत काम अगर कोई महिला पुरुष कर देता है तो उसकी भी सजा का प्रावधान सारे दुनिया के सारे पिनल कोड्स में है। मूसावादा का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो मूसा यानी झूठ, बात यानी कोई बात करना, वादा यानी बात करना, और ये गलत शिक्षा, इसका मैं ग्रहण कर लेता हूं। ये सारी बातें, और सूरा मेरा मेरे का भी है, इसके लिए भी सारे पिनल कोड्स में शिक्षा दी हुई है। तो ये जो बुद्ध ने बनाए हुए 5 जो पंचशील के नियम है, ये सारे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिए। सिर्फ इतना बाबा साहब ने कहा कि केवल कानून करने से, जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक हमारे सिविल प्रोटेक्शन के, सीआरपीसी के, सीपीसी के और इतने सारे कानून बनाए हैं, उसमें जो जो भी हमको मूलभूत अधिकार मिले हैं, वो अधिकार संविधान की तरफ से हमारे सारे अधिकार सुरक्षित है। लेकिन व्यवहार में क्या है, तो बाबा साहब कहते हैं कि हमने भले ही रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट किया हो, कानून का जो राज्य है वो लॉ जो हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन उसका व्यवहार में आचरण नहीं होता, प्रचार प्रसार नहीं होता, इसीलिए हमको न्याय नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करना है, जब ऐसे ही सोच वाले 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़ लोग अगर एक ही जैसी सोच वाले, एक ही जैसी विचारधारा वाले, और अगर पंचशील की डिमांड करने वाले पिनल कोड में, क्योंकि पिनल कोड में सारा पंचशील दिया हुआ है, ऐसे अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अगर आएंगे तो जो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और जो रूल ऑफ लॉ जो है वो समाज में आ जाएगा। और बाबा साहब ने जैसा कहा है कि कानून जब समाज का हिस्सा बन जाता है और समाज की नीति बन जाता है, तब कानून को लोग डरने लगते हैं। आज तो ऐसा है कि किसी उच्च वर्णीय इंसान किसी हमारी महिला बहन के साथ अगर कोई अत्याचार करता है तो उसको डर ही नहीं लगता, वो तो खुलेआम जाके उसकी क्लिप बना लेता है, शूट करता है और वो डाल देता है मीडिया में, और वही लोग उनका सत्कार कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ है, इसका सामाजिकरण नहीं हुआ है, इसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। और डेमोक्रेसी में जब तक रूल ऑफ लॉ का सोशलाइजेशन नहीं होता तब तक डेमोक्रेसी परिपक्व नहीं होती। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये बात बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में बार बार कही है। और जब भी जो भी सब पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे, वो जब भी बाबा साहब की बात सुनते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे, और कुछ दिन के लिए वो बात गंभीरता से लेते भी थे। हमने देखा है कि स्वतंत्रता के बाद कुछ 5-10 साल तक कुछ सरकारों ने गंभीरता से ली भी ये बात। तो सीआरपीसी के, सीपीसी के, बाद में जाके एट्रोसिटी के एक्ट भी बने, बहुत सारा न्याय भी मिलने लग गया। लेकिन आज चक्र उल्टा हो गया, जैसा कि सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध का धम्म चक्र परावर्तित किया था, अनुवर्तित किया था, उसको घुमाया था, वही धम्म चक्र बाबा साहब ने यहाँ पर घुमा दिया है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में छोड़ दी है। लेकिन वो धम्म चक्र की गति हम लोग जब तक हमारे हाथ में नहीं लेते, तब तक हम लोग इस देश की सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को ठीक नहीं करते। और जब तक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक रूल ऑफ लॉ इस देश में मेंटेन नहीं हो सकता। इसीलिए सारा का सारा जिम्मा आकर पड़ता है सिर पर, जो समन संगी साथी है उसके ऊपर। क्योंकि हमारे जितने भी साथी है जो संगठन बनाए हुए, उनका तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं सचिव सेक्रेटरी बन जाऊं, फिर मैं खाता लिखूं, लोगों से पैसा इकट्ठा करूं, अच्छे से अच्छा लोगों की सेवा करने के लिए प्रोग्राम अरेंज करूं, और एक संगीति या प्रोग्राम हो जाए तो 3-4 महीने तक उसके तरफ देखना भी नहीं है, और बस 3-4 महीने तक उसी की बातें लगी रहती है उनके मन में। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जब भी हम संगठनों में, हम बामसेब में भी काम करते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स के संगठनों में भी काम करते थे, हमने ये देखा कि जब भी कोई प्रोग्राम लगता था तो वहां पर प्रोग्राम के बाद 3-4 गुट पड़ जाते थे।
जो भी उस वहां पर कोई भाषण देता, ज्यादा से ज्यादा माइक पर रहता, वो अपनी बात बताता, उसने क्या गलतियां की, उसी के ऊपर जो विरोध करने वाले लोग फिर दूसरे मीटिंग में, दूसरी जो 3-4 महीने में मीटिंग लगती थी, उसमें उसको कैसे नीचा खींचना, इसी के ऊपर बातें होती थी। और ये सारा गुटबाजी का जो काम वो 3-4 महीने तक चलता रहता। आज ऐसी ही स्थिति है। इसीलिए हमको बाबा साहब ने जो रूल ऑफ लॉ का सोशलाइजेशन करने की जिम्मेदारी हमारे हाथ पर दी, हमारे हाथ में दी है, उसके ऊपर हमारा कुछ भी ध्यान नहीं है। इसीलिए एलपीजी की 1991 से जो पॉलिसी आई हुई है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म का दिन ब दिन उनकी ताकत बढ़ रही है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है, और वो आपके खिलाफ अन्याय अत्याचार खुलेआम करते जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातें समझने के लिए हमको एक जैसी सोच वाला समन संघ तैयार करना पड़ेगा। एक जैसी सोच वाले जो अगर 100, 200, 1000, लाख, करोड़ लोग अगर हो जाते हैं, और वो एक कहीं भी आ जाते हैं जगह पर, और किसी से बात तक भी नहीं करते लेकिन इकट्ठा आ जाते हैं, तो लोग उनके बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे। वो सोचते हैं कि भले ही ये लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन कैसे इकट्ठा हो गए, क्यों ये एक दूसरे के बीच में झगड़े नहीं कर रहे, क्यों एक दूसरे के बाद अलग अलग बात नहीं कर रहे, क्यों ये बातें करते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई अपने विचार रखते हैं, तो क्यों सारे लोगों के विचारों में एक तरीका ही, एक तरह की लाइन है, एक ही जैसी सोच है। तो ये ताकत बन जाती है हमारी मानसिकता। ये मानसिकता की ताकत बढ़ाने के लिए समन संघ दिन ब दिन काम कर रहा है। जो भी साथी यहाँ पर नए आए हुए हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो रूल जो है, ये गोल्डन रूल्स तथागत बुद्ध से पहले बने हुए। बुद्ध ने उसको बहुत अच्छी तरीके से फाइन ट्यून किया, उसको विनय का नाम दिया। विनय पिटक में कुछ रूल डाल दिए, और जो आचार संहिता बनकर हमारे आज भारत के संविधान के अलग अलग कानून के साथ जो रूल्स होते हैं, जैसे एक एक्ट होता है और उसके साथ रूल्स होते हैं। एक्ट तो उसकी फिलॉसफी बताता है और प्रोसीजर बताता है, लेकिन रूल उसका क्या आचरण है इसकी बात करता है, हर कानून की। लेकिन जब तक हम लोग कानून को समझते नहीं है, तब तक रूल कैसे समझेंगे। तो ये समझने के लिए हमको पहले हमारे खुद के रूल चेंज करने पड़ेंगे, हमारे बर्ताव में बदलाव लाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग हमारे बर्ताव में बदलाव लाएंगे, तो उसका परिणाम दिखाई देगा। हम देखते हैं कि पिछले 2 साल के बाद हम लोग आज तीसरे साल में एंट्री कर चुके हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी सभाएं हमारी लगती है। जैसे कि मुंबई की महिलाओं की समन संघ की संगीति में 4-5 लोग बामसेफ से और दूसरे संगठनों से भी आए थे। उन्होंने अपना ना तो परिचय दिया, ना उन्होंने कभी किसी के साथ बात की। वो सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह तरीके से वहां पर आए थे। उन्होंने जो हमारे साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उन्होंने चाहे हमको हमारी बुराई भली की हो कि ये पैसा इकट्ठा नहीं करने दे रहे, ये कह रहे कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं होगा, ये कह रहे कि हम सभी समन संगी है, ये एक दूसरे के साथ बार बार मिलनी चाहिए, ये ऐसा कैसा संभव होगा। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत तरीके से बताई, बहुत गौर से एक बात बताई कि आपका संचालन बहुत ही गजब का था। और उन्होंने यहाँ तक बात की हमको कि ये हमने ये देखा कि महिलाओं ने मुंबई की जो संगीति चलाई थी, वो इतनी अच्छी तरीके से ढंग से चलाई। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी संगीति या कोई प्रोग्राम आज तक नहीं देखा कि इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी किसी का विरोध नहीं किया। वरना हमारे जो भी प्रोग्राम लगते हैं, वो कहते थे कि हमारे प्रोग्राम ने कभी ना कभी एक दूसरे के ऊपर, फिर दूसरा ऊपर उठकर बात करता और विवाद खड़े हो जाते। लेकिन समन संघ में तो ऐसे नोट लेने वाले ऐसे कोई विवाद खड़े होते ही नहीं है, होता कैसे। तो ये बात उन्होंने गौर से देखी है। और ये देखने के बाद वो कभी कभी हमारे समन संघ के मीटिंग में शामिल भी होते हैं। हमारे जो एंकरर्स है, एंकर देखते हैं कि बहुत बार नाम पुकारते हैं, वो मोबाइल का नाम देते हैं, या 1 2 3 4 5 रहता है, या कोई ऐसा ही नाम रहता है। तो वो लोग जो है, बहुत से लोग हमारे ही वैसे संगठन वाले लोग होते हैं, हमको ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने ही कुछ 4-5 लोगों ने हमारे साथ ऐसी बातें कही, और उन्होंने फिर हमारे साथ डिस्कशन करने के बाद ऐसा एग्री कर लिया कि हम लोग जो 14 अगस्त की जो आपकी जो संगीति लगेंगी समन संघ की, उस संगीति में हम हमारे संगठन की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जरूर शामिल हो जाएंगे। इतना तो प्रभाव समन संघ का कम से कम ये 2 साल में पड़ा ही है। इसका मतलब ये है कि इकट्ठा आने का बेनिफिट क्या मिलता है। हम अगर खुद को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं
कि मैं अपने आप में कितना बदलाव लाया हूँ। पहले हमारे बीच में भी ऐसा ही था कि कोई बात कर रहा, हमें लगता था कि अकेला ही बात करते जा रहा है, इसको ही क्यों 15 20 25 मिनट आधा घंटा का टाइम दिया जा रहा है, मैं हैंड रेस कर रहा हूँ फिर भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और जिसका नाम लिया जाता है उसी को ही बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये सारा डिसिप्लिन जो बाहर का आदमी, बाहर का जो हमारा प्रतिनिधि है किसी और संगठन का, वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है। और दूसरी उससे भी बड़ी एक बात जनता में फैल गई है, खासकर अंबेडकरवादी लोगों में तो ज्यादा फैली हुई है, कि इन्होंने जो बातें वो करते हैं, जो डिस्कशन वो करते हैं, जो प्रस्ताव वो पारित करते हैं अपने हाउसेस में, उसका कोडिफिकेशन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी किताबें भी आई है। और हम तो खुलकर कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही हम लिखते हैं, उसी के ऊपर हम आचरण करने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे समन संघ का इफेक्ट समाज में बनता जा रहा है। ये समन संघ का काम ऐसा है कि जो कोई लस होती है ना, वैक्सीन, वैक्सीन का इफेक्ट एकदम 1 2 दिन में नहीं होता, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद कभी कभी हम पोलियो का वैक्सीन बच्चों को देते हैं, बच्चा 1 2 3 4 5 साल तक का बच्चा होता है, लेकिन उसको सारी जिंदगी भर पोलियो नहीं होता। इसका मतलब है कि उसने जो समन संघ की विचारों की वैक्सीन ले ली है समझो, तो वैक्सीन जिंदगी भर टिकती है। ये विचारधारा समन संघ की विचारधारा और संगठनों की विचारधारा से हटके है। तो इसीलिए हमने लोगों को ये बताना है कि आप यहाँ पर आइए, 4 5 दिन तक आप चुपचाप से सुनते रहिए, आपको जो भी कहना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आए वो उठाइए, क्योंकि ये रूल बुद्ध ने विनय का रूल बनाया था। जब बुद्ध के सामने अगर कोई नया उपासक आता था, या नया कोई किसी और धर्म का आदमी आता था और वो बात करता था, उसको तो अनात्मवादी की बात पट्टी नहीं, आत्मवाद की बातें पट्टी थी। और अनिच्छा थेरी और अनत्ता थेरी जो बुद्ध ने बताई है, कि जो भी निर्माण होता है नष्ट होता है, ये बात उसको नहीं जचती थी। वो कहता था कि आत्मा नहीं है, ऐसा कैसा होगा, आत्मा के सिवा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता और उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, ये बुद्ध के धम्म में ऐसी कैसी बातें बताई जाती। तो बहुत सारे सवाल वो अज्ञान में खड़ा करता। तो बुद्ध उसको कहते कि अपने किसी कार्यकर्ता को कहते, या भिक्खु को कहते, या उपासक को कहते कि चुप रहो, उसको सारी बातें कहने दो। कहने के बाद वो पता चलता, और बुद्ध कहते कि ये सारा मामला जो है अविद्या का मामला है, अविद्या यानी अज्ञान का मामला है। और अविद्या पच्चा संकारा, अज्ञान से ही हमारे ऊपर बुरे संस्कार होते हैं, और बुरे संस्कारों से हमारा जीवन विज्ञान नाम रूप, नाम यानी शरीर, नाम यानी मन, और रूप यानी शरीर बन जाता है। और ये सारी विचारधारा जिंदगी भर हम लोग ढोते रहते हैं, जिंदगी भर लेके चलते हैं, और किसी को भी हम एडजस्ट नहीं करते। किसी ने कोई बात की तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। और अगर हमारा कोई साथी है, घर का मेंबर है, बच्चा है, लड़की है हमारी, तो उसके प्रति मोह होता है, लोभ होता है। ये सारी बातें यहाँ पर समन संघ के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जाती है, समन संघ के इस हर दिन के मीटिंग में। और हमारी जो अलग कमिटियों की मीटिंगें लगती है, उसमें तो इससे गंभीरता से बहुत बड़ी लंबी चर्चा की जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने 2 साल में और संगठनों के काम करने के तौर तरीके और समन संघ के तौर तरीकों में बहुत अंतर हमने पार कर लिया है। अब लेकिन हमको स्पीड बढ़ानी है। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए क्या काम करने हैं, तो बाबा साहब ने इसके ऊपर कुछ बातें की है। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान और धम्म को जानने की कोशिश करो, क्योंकि संविधान और धम्म जो है अंबेडकरवाद की प्रज्ञा की दृष्टि है। और शासन और समाज को अगर समता के ऊपर, समता दृष्टि समाज रचना के ऊपर अगर लाना चाहते हो, तो अंबेडकरवाद इसीलिए कोशिश कर रहा है दिन ब दिन। और ये अंबेडकरवाद को आप धम्म के बारे में, जो कि बाबा साहब ने कहा था, उसका जितना ज्यादा आचरण करोगे उतना प्रभाव होगा, और समाज के तौर तरीके बदलने का काम शुरू हो जाएगा। ये जब हम संख्या में जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, या हम हमसे जो समतावादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं बने हुए, वो भी हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। और धीरे धीरे जो लोग मतलब हमारी डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते, इस देश की व्यवस्था को भी नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था में बिलीव करते हैं और विषमता में बिलीव करते हैं, उनके ऊपर हमारा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि सारा मामला है संख्या का।
जितनी भी जिसकी ज्यादा संख्या है उतना ही उसका ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन शीलवान लोग, नीतिवान लोग, धर्म का आचरण करने वाले लोग, डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग और एक जैसी सोच करने वाले लोग अगर संख्या में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएंगे तो उसका परिणाम 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए समन संघ के साथ हमको जुड़े रहना है और लोगों को इस तौर तरीके में यहाँ पर लाके उनको बचाना है। तो बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए कौन सा भाव मन में होना चाहिए। तो आनंद को कहते हैं कि आनंद, तुम कहते हो कि क्या मैत्री धम्म है, तो कहते हैं कि आनंद ऐसा ना कहो, आनंद मैत्री यानी सारा संपूर्ण धम्म है। तो जब आप लोग और लोगों से मैत्री के भाव से उनसे पेश होंगे, उनके साथ बर्ताव करोगे, बंधुता के साथ बर्ताव करोगे, तो कभी ना कभी उनके मन में भी लाइट जलेगा। उनके मन में भी कभी ना कभी तो भी ये सोचने वाली बात होगी कि हाँ यार, ये सामने वाला इंसान जो है इतने दिन से इतनी अच्छी बात कर रहा है और मैं उसको नकारता नकारता जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ, कभी इसका द्वेष करता हूँ, कभी इसको सीधे तौर से नकार देता हूँ, लेकिन वो वही बात करता है, ये तो मेरे हित की ही बात करता है। तो आगे जाके कभी ना कभी तो भी जुड़ेगा ही। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जब आप बंधुता की बात करते हो, समता की बात करते हो और आपका मन मैत्री से भरा पड़ा रहता है, तब जाके आपकी मैत्री को, करुणा को, मुदिता को और बंधुत्व को फिर फल आ जाएंगे और लोग आपको समझकर आपके साथ जुड़ते नजर आ जाएंगे। बात है सब्र की। हम लोग सब्र रखें और अपना कारवां बढ़ाए रखें, और जब तक ये कारवां हम अपना बढ़ाते जाएंगे उतना ही विकास हम अब और लोगों का करेंगे। आप तो उनकी अच्छाई के बारे में हर दिन सोचते हो। समन संघ तो जितने भी लोग आज वहां पर नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप तो जन्म से समन संघी हो। आपके मन में बीज के रूप में जैसा बुद्धत्व पड़ा है, उसी तरीके से 10 गोल्डन रूल का सारा जो जीवन व्यापन का काम, कार्यक्रम और आपका प्रोग्राम सारे आपके मन में पड़ा है, आप उसको पहचानते नहीं हो। बुद्ध ने कहा कि किसी अनजान आदमी को आप हीरा खोजने के लिए भेजोगे तो पत्थर समझकर वो फेंक देगा, लेकिन अगर जोहरी को वहां पर भेजोगे, जोहरी को यानी किसी अरध भिक्खु को भेजोगे, किसी ऐसे धम्म का पालन करने वाले उपासक को भेजोगे, तो वो हीरे का मोल जानेगा और वो लाकर आपके पास कहेंगे कि आपने मुझे कितनी अच्छी शिक्षा दी, कितनी अच्छी बात की, कितना अच्छा सुझाव दिया कि जाओ और हीरे की खोज करो। मैंने जाकर हीरे की खान में, हीरे की माइंस में जाकर खोद कर देखा तो हीरा तो मुझे वो मिला, लेकिन हीरा तो मेरे खुद में था, जो कि आपने मुझे धम्म की शिक्षा दी है। तो ये डायमंड जो है हमारे मन में है। इसीलिए बुद्ध ने डायमंड सूत्र की भी बात कही है। बुद्ध कहते हैं डायमंड सूत्र में कि आपके मन में इतना अनमोल हीरा है, आपके मन में इतना अनमोल धम्म है, जो कि आपको ही नहीं, सारे आपके इर्द गिर्द के सारे लोगों को, आपके समाज को, आपके फैमिली को और आपके देश को भी दुरुस्त कर सकता है। ये विचार तथागत बुद्ध के धम्म का विचार समन संघ ने अडॉप्ट किया है और इसी लाइन पर हमारे सारे समन संघी महान पुरख के उन्होंने काम किया है। उनकी जीवनी आप अगर पढ़ते हो, उनकी जीवनियों को आप देखते हो तो आप हैरान हो जाते हो कि ऐसे कैसे लोग हो गए कि खुद के जीवन के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हमारे उन्नति के लिए उन्होंने सारा का सारा जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पुरखे इतने हमारे लिए इतना जीवन व्यापित कर गए, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के लिए? तो मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए समन संघ में जुड़ने के बाद ये सारा विचार हमारे मन में आता है। अब जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है दिन ब दिन। तो यही ताकत अगर हमको बढ़ानी है तो और लोगों को जाके बताना है आपको कि आप चाहे किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, हम ये नहीं कहते कि आपके संगठन का काम करना आज से बंद कर दो। आप यही पस्सी को, ओपन आई को, ये धम्म के रूल से सिर्फ आओ, देखो, परखो, जानो और बाद में अगर अच्छा लगे तो उसको अपनाओ। ये बात अगर हम उनके साथ करेंगे तो 14 अगस्त की नागपुर की नागलोक की संगीति में जो हम करीब कम से कम 100 संगठनों के 100-125 प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाना चाहते हैं, ये काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि सोच जब तक मन में नहीं पड़ती, जैसा कि बीज कभी तक जब तक मिट्टी में नहीं पड़ता और बीज मिट्टी में पड़ने के बाद उसको बारिश का पानी नहीं मिलता, तब तक वो बीज को अंकुर नहीं आता। ऐसा ही सोच का है।
चाहे हमारे समाज के कितने भी लोग हो, लेकिन उनको उनके मन में समन संघ की सोच का बीज नहीं पड़ा। तो बीज डालने का काम समन संघी के नाते से हमको करना है। इतना ही मैं आज कहूंगा। और आज मुझे समन संघ के इस संगति का कंसेप्ट देने के लिए समन संघ ने जो मुझे आदेश दिया, उसका मैं गंभीरता से आदर करता हूं। और अगर मेरी बात में अगर कुछ गलती हो गई हो तो संगेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम मम। संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। जय